नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का आंकड़ा पार क्यों नहीं कर पाई, 240 पर क्यों अटक गई? इस पर चिंतन मनन और विश्लेषण अभी तक जारी है। लेकिन एक लेख आया है आज, दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ पर एक लेख छपा है डॉक्टर ए.के. वर्मा का। डॉक्टर ए.के. वर्मा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूं, अभी वर्तमान में वो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, इस संस्था के संस्थापक निदेशक हैं। और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चेतावनी भी दी है कि अगर इस सेटबैक के कारण, जो खासतौर से उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की है, इसके कारण अगर बीजेपी अपना रास्ता बदलती है तो वो बहुत ही आत्मघाती होगा। उन्होंने जो है कई तथ्य दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं है केवल अपनी ओपिनियन की बात नहीं की है उन्होंने। और इस लेख को जो भी इस विषय में जिनकी भी जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस खराब प्रदर्शन को समझने के लिए दो मूल प्रश्नों का उत्तर खोजने की ज़रूरत है। पहला, क्या विपक्षी दलों के प्रचार ने चुनाव का नतीजा पलट दिया? दूसरा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समग्र विकास और समावेशी राजनीति के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है? इन दो प्रश्नों से निकलेगा आगे का रास्ता। जो उनकी बात से मुझे समझ में आया कि अगर भाजपा इन दो प्रश्नों का उत्तर खोजेगी तो उसको आगे का रास्ता दिखाई देगा। अब उन्होंने कहा कि उनकी संस्था ने दो सर्वे किए। पहला सर्वे जनवरी से मार्च 2024 के बीच में हुआ और दूसरा सर्वे अप्रैल से जून 2024 के बीच हुआ, हर चरण के मतदान के बाद। अब उसके नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। और जो हमारे जैसे लोग कह रहे थे शुरू से कि बीजेपी जो है वो जो 2019 में इसको सीटें मिली थी उससे ज़्यादा पाएगी, उसका आधार क्या था और वो सच्चाई के कितना करीब या सच्चाई से कितना दूर था, इस प्रश्न का जवाब मिलता है उनके इस अध्ययन से। उन्होंने कहा मार्च तक भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में 61% थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता 62% यानी 62% थी और सपा कांग्रेस के गठबंधन की स्वीकार्यता 14%, सिर्फ 14% थी। मुझे जो है तार्किक आधार पर, पिछले चुनाव के नतीजों के आधार पर और जो मुद्दे थे चुनाव में, उन सब के आधार पर लग रहा था। तो उनका सर्वे इस बात को सही साबित करता है। उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से भाजपा बढ़ती हुई दिख रही थी, उससे 400 पार का नारा कोई कठिन नहीं दिखाई दे रहा था, वो लक्ष्य कोई कठिन नहीं दिखाई दे रहा था। और इससे भी ज़्यादा बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाला आंकड़ा होगा कि ग्रामीण और शहरी मतदाताओं में ज़्यादा अंतर नहीं था, 1% का अंतर था भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता के बारे में। लेकिन जो चौंकाने वाला आंकड़ा मैं कह रहा हूँ, युवा और बेरोजगार, उनमें 66% समर्थन था भारतीय जनता पार्टी के लिए और ओबीसी का 76% समर्थन था और दलित समुदाय का 43% समर्थन था। ये जनवरी से मार्च के बीच में, यानी जनवरी से मार्च के बीच में, अब ये बात मैं कह रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 75+ सीटों की ओर बढ़ रही थी और यही दिखाई दे रहा था। और इसमें एक चीज़ और, पसमानदा मुसलमानों का 12% वोट, 12% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। ये जनवरी से मार्च के बीच में। लेकिन मार्च से या कहें अप्रैल से जून के बीच में विपक्ष का जो विमर्श था, जो नैरेटिव था, उसने पूरी तस्वीर बदल दी, जिसका अंदाज़ा बहुत से लोगों को नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी और बहुत से विश्लेषकों को, राजनीतिक जो समीक्षक हैं, उनको, बहुत से लोगों को नहीं लगा कि जो आरक्षण और संविधान का मुद्दा है वो इतना नीचे तक चला गया है और इतना ज़्यादा बीजेपी को डैमेज कर चुका है, नुकसान पहुंचा चुका है। तो अप्रैल से जून के बीच में उनका जो सर्वेक्षण है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्य रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी की ही बात करें, 12.5% समर्थन गिर गया। लेकिन इससे बड़ा परिवर्तन हुआ
कि सपा और कांग्रेस के समर्थन में 29.2% वृद्धि हो गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो इसका क्रेडिट जो है वो सपा और कांग्रेस के नैरेटिव को देना चाहिए। ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। निश्चित रूप से वो अपना नैरेटिव नीचे तक पहुँचाने में सफल हुए। तो सपा और कांग्रेस का जो समर्थन 14% पे था मार्च तक, वो बढ़कर 43.2% पर पहुँच गया और प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता 62% यानी 62% से घटकर 43% पर आ गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12% स्वीकार्यता घट गई प्रधानमंत्री और भाजपा की, और बेरोजगार युवाओं में 20% घट गई। अब जो भाजपा ये कवायद कर रही है, जो एक्सरसाइज कर रही है पता लगाने के लिए कि खराब प्रदर्शन का कारण क्या है, तो उन्होंने प्रोफेसर वर्मा ने ये कहा है कि ये भूपेंद्र चौधरी ने जो रिपोर्ट दी है, जो 15 कारण बताए हैं भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कहा मार्च तक इनमें से कोई नहीं कारण दिखाई दे रहा था। तो मेरा मानना है कि भूपेंद्र चौधरी के बस की बात नहीं है इस चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करना या उसके बारे में कुछ पता करना, उसके क्या कारण रहे ये पता लगाना। वो उनकी समझ से बहुत परे है। और उनके जैसे व्यक्ति को, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जाहिर है उनको जिम्मेदारी मिलनी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसी और संस्था से इसकी पड़ताल करानी चाहिए थी। पता नहीं वो करा रहे कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कराना चाहिए था। वो करा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व फैसला लेता है। अब प्रोफेसर वर्मा कहते हैं कि बहुत से राज्यों में 400 पार का नारा चला, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में पिट गया। तो उत्तर प्रदेश में उसके पिटने के कारण क्या है? पहला कारण उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ये बता नहीं पाए लोगों को कि उनको 400 सीटें क्यों चाहिए, और सपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया और इसका फायदा उठा लिया। उन्होंने एक झूठ फैलाया, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया भ्रम फैलाया कि अगर 400 सीटें भाजपा को मिल गई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों से भरा पड़ा है, लेकिन उसमें से एक भी गारंटी इस बात की नहीं है कि हम सत्ता में फिर से आए, तीसरी बार आए, 400 सीटें मिली तो हम न तो संविधान को बदलेंगे न आरक्षण खत्म करेंगे। इसकी कोई गारंटी का जिक्र जो है उनके संकल्प पत्र में नहीं था। उसका फायदा उनके विरोधियों ने उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में बड़े अथक परिश्रम से प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति को जातीय अस्मिता की राजनीति से निकालकर वर्गीय अस्मिता की राजनीति की ओर मोड़ा। उन्होंने 4 वर्ग बनाए, जो किसान, महिला, युवा और गरीब, और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है वहाँ तक विकास का लाभ पहुँचाया, और उसका फ़ायदा भी मिला भारतीय जनता पार्टी को। ये मैं कह रहा हूँ 4 चुनाव जो है इसी नारे और इसी परफॉर्मेंस के कारण बीजेपी जीती। 2 लोकसभा के चुनाव और 2 उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, इतिहास बनाया। योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जो लगातार 7 साल से मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी को दशकों बाद ऐसी पार्टी बनी जिसको उत्तर प्रदेश में दोबारा शासन करने का मौका मिला लगातार। डॉक्टर वर्मा ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि जो दलित समाज है वो पिछड़ा वर्ग को, उन्होंने मेंशन नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ पिछड़ा वर्ग की जो ताकतवर जातियाँ हैं, संख्या और दूसरे लिहाज से जो सक्षम जातियां हैं, उनको दलित समाज अपना शोषक मानता है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि 1978 में जो बामसे का प्रयोग किया कांशीराम ने, वो नहीं चल पाया और राज्य में 2 पार्टियां बन गई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी बनी और समाजवादी पार्टी यादवों और कुछ पिछड़ी जातियों की पार्टी बनी, ये मैं कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ग की राजनीति का मॉडल खड़ा किया अपना, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ,
उसके कारण 15-17% वोट वाली भारतीय जनता पार्टी 50% तक पहुंच गई। तो अब उन्होंने चेतावनी दी इसके बाद, ये सब लिखने के बाद, कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव में ये झटका लगा है उसके कारण वो अस्मिता की राजनीति यानी जाति की राजनीति की ओर लौटती है तो ये उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। मोदी का 10 सालों का ये परिश्रम सब बेकार चला जाएगा जो अस्मिता की राजनीति से वो प्रदेश को और देश को निकाल कर लाए। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में चूंकि मंथन हो रहा है उसके आधार पर फैसले होंगे। जो लोग इस मंथन में लगे हैं, इस समीक्षा में लगे हैं, उनके हिसाब से हमको जाति की राजनीति की ओर लौट जाना चाहिए। और जाति की राजनीति की ओर लौटने के कारण ही मैंने एक वीडियो में पिछले कहा था कि 2024 के चुनाव में राजनीति को जाति की ओर ले जाने के कारण भाजपा की ये दुर्दशा हुई। भाजपा का मुख्य मुद्दा जब भी उसको सफलता मिली है तब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व रहा है, तो वो जातीय अस्मिता की राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकता। वो जातीय अस्मिता की राजनीति का विरोध ना करे, सामाजिक समीकरण अपना साधे, लेकिन उसका मुख्य नैरेटिव जो है वो जाति की राजनीति नहीं हो सकता। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं, उससे ये संकेत मिल रहा है कि भाजपा को उसी राजनीति की ओर लौटाने की कोशिश हो रही है। और डॉक्टर वर्मा ने एक बात और लिखी है, उन्होंने कहा कि ये जो 2024 के चुनाव में ये भ्रम फैलाया गया, परिस्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी, लोगों को सच्चाई का एहसास होगा, पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। और जब लोगों को पता चलेगा तो लोगों की मनस्थिति भी बदलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के इस झटके के कारण अपनी बनाई हुई नई ज़मीन को छोड़कर पुरानी राजनीति की ओर प्रदेश की लौटती है तो उसमें उसका नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भूपेंद्र चौधरी और ऐसे लोगों की जो रिपोर्ट है उसको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बिल्कुल गलत नहीं था, उससे इस चुनाव में कुछ रणनीतिक भूलें हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। और जैसे 2014 और 2019 में जब नारा लगा था अब की बार मोदी सरकार, 14 में लगा बहुत हुई महंगाई की मार, तो उस समय भाजपा ने बताया था क्यों मोदी सरकार। फिर 2019 में निर्णायक नेतृत्व राष्ट्रवाद, तब भी बताया था भाजपा ने क्यों मोदी सरकार। इस बार ऐसा कोई नैरेटिव खड़ा करने में भाजपा सफल नहीं हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि स्थानीय हुआ चुनाव, उसके बाद जाति में बदला, और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसके उम्मीदवारों की, जो सांसद थे वर्तमान उनकी भी, और जो नए लोग चुनाव में उतारे गए उनके खिलाफ भी जो माहौल था, जो उनके खिलाफ नाराज़गी थी उसका भी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही थी, जो रास्ता पिछले 10 साल में बनाया गया है, यही एक्सप्रेसवे है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर वो उतरकर फिर से सर्विस लेन में गई तो ट्रैफिक में फंस जाएगी। अब ये भाजपा के नेतृत्व पर निर्भर है कि वो क्या फैसला करते हैं। रास्ते दोनों खुले हुए हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।